वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 22 तक करवाए जाएंगे। अब है लेसन नंबर 11 जो सबसे पहला लेसन है इस वीडियो का। इसमें थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 10 का। तो सिस्टम लेवल अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम अगर हम देखें तो सबसे नीचे अगर हम जाएं स्पेसिफिक लेवल पे तो सेलुलर लेवल होता है। जिस तरह से सेल आपने अगर पढ़ा हो बायोलॉजी में या साइंस के अंदर, स्कूल के अंदर, कि सबसे छोटा जो हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी का वो सेल होता है। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब होते चले जाएंगे तो सेलुलर का मतलब इंडिविजुअल लेवल, जब एक शख्स की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले की बात होगी तो वो सेलुलर लेवल के लाएगा। और इसी तरह से ऊपर जाते जाएंगे तो जो सबसे ऊपर का लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है ग्लोबल लेवल। जितना जनरलाइज हम होते चले जाएंगे तो अब आपके सामने सिस्टम व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें जो है वो सबसे पहले इनपुट है, उसके बाद जो इनपुट होता है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उससे आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं। सिस्टम थ्योरी आपको बताई गई थी, तो सिस्टम थ्योरी के अंदर आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया था, पीसी के बारे में। वहाँ जो इनपुट था, इनपुट डिवाइस थी वो कीबोर्ड था। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो है ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये तमाम इनपुट हैं। इन इनपुट का ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ और जो आउटपुट प्रोड्यूस हुए वो हुए गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रही होती हैं। अब सिस्टम की डेफिनेशन समझते हैं कि सिस्टम असल में है क्या। सिस्टम का मतलब ये कि एक ऐसा सेट जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जो कि एक यूनिफाइड होल प्रोड्यूस कर सकें। अभी अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की भी तो उसमें भी कई सारे पार्ट्स मौजूद हैं। हार्ट है, लंग है और भी कई सारे पार्ट्स हैं। वो तमाम मिलके जो है एक उन्होंने बॉडी बनाई है। तो यही चीज़ सिस्टम होती है। और इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है, डिफरेंट पार्ट्स मिलके जो है एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड है, ये तमाम चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। तो सिस्टम थ्योरी जो थी उसने प्रोवाइड किया एक जनरल और ब्रॉडर पिक्चर के व्हाट मैनेजर डू, मैनेजर करते क्या है, देन दी अदर पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड। अब आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम मौजूद है। इसमें भी इनपुट का बताया जा रहा है कि इनपुट क्या है। मैनेजर है, वर्कर है, इक्विपमेंट है, फैसिलिटीज है, मटेरियल है, मनी है, एनर्जी है और इन्फॉर्मेशन, तमाम जो है वो इनपुट हैं जो लगाया गया है। और इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैनेजरियल एंड टेक एबिलिटीज आ जाती हैं और फिर उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। आउटपुट के अंदर गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो सामान बन रहा है, सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, वेस्ट भी होता है, कुछ चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आ सकते हैं, स्टाफ ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन भी आता है और फिर फीडबैक भी आता है, परफॉर्मेंस का फीडबैक। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक एनवायरनमेंट में वर्क करती है। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ना इन्फ्लुएंस होती है ना इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ। बिल्कुल एनवायरनमेंट से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता, तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ओपन सिस्टम में ड्रामेटिकली तौर पे इंटरेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के साथ। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनपुट लेती है अपने एनवायरनमेंट से, ट्रांसफॉर्म करती है या प्रोसेस करती है उस इनपुट के ऊपर, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और वो आउटपुट एनवायरनमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर ओपन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसमें इनपुट वो ले रही है रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की वर्किंग एक्टिविटीज़ है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड है। और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ रही है, फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन रिजल्ट आ रहा है। तो अब ये एनवायरनमेंट से एक तरफ इनपुट भी ले रही है ऑर्गेनाइजेशन और जो आउटपुट आ रहा है वो एनवायरनमेंट में भी जा रहा है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एज ए ओपन सिस्टम आपको दिखाया गया है। अब है लेक्चर नंबर 12 जिसमें थोड़ा सा रिकेप है सेशन नंबर 11 का। तो जनरल एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही होती हैं उनमें कल्चरल फोर्सेस आती हैं, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वगैरह होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो मेजर फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, इनके अंदर नहीं होती बल्कि बाहर होती हैं। लेकिन बाहर होने के बावजूद ये जो है सिग्निफिकेंटली तौर पे असरअंदाज करती है प्रोडक्ट या सर्विस की सक्सेस को। यानी एक अच्छा खासा असरअंदाज करती है ये फोर्सेस प्रोडक्ट की सक्सेस के ऊपर, प्रोडक्ट या सर्विसेज की सक्सेस के ऊपर।
सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास मेगा एनवायरनमेंट है और टास्क एनवायरनमेंट है। मेगा एनवायरनमेंट जो है उसमें जो है ब्रॉड कंडीशंस और ट्रेंड्स होते हैं सोसाइटी के अंदर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। और टास्क एनवायरनमेंट का मतलब ये कि स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट, कुछ खास तरह के आउटसाइड एलिमेंट होते हैं जो विद विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस करती है जब वो बिजनेस अपना कर रही होती है। सो अब आपको डायग्राम के जरिए बताया जा रहा है कि जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है टास्क, उसमें जो है वो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं और पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, और ये ज़्यादा करीबी ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि अब जो मेगा और जनरल इन्वायरमेंट उसमें इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशियो कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल है और डेमोग्राफिक वगैरह है। तो अब आपको मेगा इन्वायरमेंट की थोड़ी डिटेल बताई जाएगी एक करके। सो टेक्नोलॉजिकल जो एलिमेंट होते हैं उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि करंट स्टेट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जाहिर बात है प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो वही बात यहाँ लिखी है कि करंट स्टेट ऑफ नॉलेज जो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अलावा इकोनॉमिक एलिमेंट, इकोनॉमिक एलिमेंट का मतलब वो सिस्टम है कि जिसके जरिए प्रोड्यूसिंग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमिंग की जाती है वेल्थ। और लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी कानूनी और जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसको लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट कहा जाता है। सोशियो कल्चर एलिमेंट का मतलब ये कि एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें किसी एक खास जोग्राफिक एरिया के लोगों में की जो अंदर मौजूद है, मतलब यानी कि हर एक खास एरिया के अंदर के लोगों का एक अलग एटीट्यूड होगा, एक अलग वैल्यूज होंगी उनकी, उनके अलग नॉर्म्स होंगे, उनके अलग बिलीव्स होंगे, अलग बिहेवियर होंगे। तो ये तमाम चीज़ें सोशियो कल्चरल एलिमेंट में आ जाती हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल एलिमेंट है, जैसे किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है, किसी बाहर कंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्री में नहीं, होम कंट्री में नहीं, और उस डेवलपमेंट से पोटेंशियल इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी उस डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी असर पड़ रहा हो। तो किसी बाहर मुल्क में रही है डेवलपमेंट, लेकिन उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी असर पड़ रहा है। सो नाउ दी टास्क एनवायरनमेंट। अब टास्क एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आती हैं उनको देखते हैं। सो टास्क एनवायरनमेंट में कस्टमर और क्लाइंट्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट जो है वो या सर्विसेज को परचेज करते हैं। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई शख्स भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है एज अ कस्टमर और क्लाइंट। कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स से मुराद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो राइवल प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वही प्रोडक्ट ऑफर कर रही है जैसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे। इसके अलावा सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर्स से मुराद ये वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। नाउ दी लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई से मुराद वो सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको लेबर सप्लाई के अंदर कंसिडर किया जाता है। और गवर्नमेंट एजेंसीज, अब ये वो एजेंसीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज और मॉनिटरिंग करती हैं कंप्लायंस विद लॉ के, मतलब कौन जो है, मतलब लॉ के मुताबिक चीज़ें हैं नहीं। और उसके अलावा रेगुलेशंस को एट लोकल, स्टेट और रीजनल एंड नेशनल लेवल, लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल भी और नेशनल लेवल पे भी, यानी पूरी की पूरी जो एक कंट्री का जो लेवल है। नाउ द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन टास्क एनवायरनमेंट। अब 5 ये चीज़ें इसमें हैं। एक तो दरमियान में राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स एंड इंडस्ट्री। राइवलरी चल रही होती है जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, जो मौजूदा फर्म्स हैं और इंडस्ट्री के अंदर उनके दरमियान। और एक तरफ थ्रेट होता है नए कॉम्पिटिटर्स का, के जो एक तरफ राइवलरी चाहिए चल रही है, इसके दरमियान ही कोई नया कॉम्पिटिटर्स भी आ सकता है। ये भी एक थ्रेट होता है, खतरा होता है। उसके अलावा ये भी थ्रेट होता है कि सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का भी, कि कोई नई ऐसी प्रोडक्ट आए जो रिप्लेसमेंट हो, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा सप्लायर्स की भी बार्गेनिंग पावर होती है जो माल सप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके अलावा बायर्स की भी बार्गेनिंग पावर होती है। सो नाउ दी इंटरनल एनवायरनमेंट में नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की नेचर जो है वो क्या है। अब ये एक सिस्टम होता है शेयर्ड वैल्यूज, अजम्पशन, बिलीव्स, नॉर्म का, जो यूनाइट रखता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को। अब कल्चर की वजह से होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से यूनाइट रहते हैं, और ये एक ग्लू बाइंडिंग ऑल द पार्ट्स, ये ग्लू का काम करता है, वो जोड़े रखता है तमाम हिस्सों को ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या, असल में ये एक सिस्टम है शेयर्ड मीनिंग्स का और बिलीव्स का, हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं उनके शेयर्ड मीनिंग्स और बिलीव्स होते हैं। और
कल्चर की सोर्स क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है मिशन या विजन को, फाउंडर्स इमेज, मिशन एंड विजन और ऑफ द फाउंडर्स इमेज ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए और किस तरीके से एम्प्लॉयज कल्चर को लर्न करते हैं, स्टोरीज के थ्रू लर्न करते हैं। और वो स्टोरीज जो है वो सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई खास इवेंट हुआ हो या लोग हों उसके बारे में हो। उसके अलावा रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल से मुराद बार बार एक चीज करना, कोई एक्टिविटी करना, रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। और इसके अलावा मटेरियल सिंबल से भी एसेंशियल इन क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी क्रिएट करने में ये एसेंशियल है। और उसके अलावा लैंग्वेज से भी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उन्होंने अपनी एक यूनिक टर्मिनोलॉजी या जार्गन बना लिए होते हैं, अपनी उन्होंने कुछ वर्ड्स इजाद कर लिए होते हैं जिसमें वो बात कर रहे होते हैं। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर, अब स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और डेवलपमेंट में जिन जिनका इंटरेस्ट होता है। इसमें एम्प्लॉयज भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन है, गवर्नमेंट्स भी है, मीडिया भी है, सप्लायर भी है, कम्युनिटीज भी है, शेयर होल्डर्स भी हैं और यूनियंस भी हैं। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं, तो जो ऑनर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या क्या कंसर्न होता है, उनका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। एक तो ये होता है उनका कि फाइनेंशियल साउंडनेस हो कंपनी के अंदर, यानी कि पैसा जो है उसकी एक फ्लो अच्छा रहे, पैसे का फ्लो अच्छा रहे कंपनी के अंदर, तो फाइनेंशियली तौर पे साउंडनेस वो चाहते हैं ऑनर्स और इन्वेस्टर। इसके अलावा वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि शेयर होल्डर की जो भी एक्सपेक्टेशन है कंपनी उसको पूरा करे। और इसके अलावा सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी हो, बरकरार रहे प्रॉफिटेबिलिटी, और एवरेज रिटर्न मिले एसेट्स पे, जो एसेट्स इन्वेस्ट किए उस पर एवरेज रिटर्न मिले, और टाइमली और एक्यूरेटली तौर पर डिस्क्लोजर की जाए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी वक्त पे डिस्क्लोजर की जाए और बिल्कुल सही तरीके से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब जो कस्टमर है उसका क्या इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहता है कि प्रोडक्ट सर्विस जो है वो क्वालिटी की भी हो और अवेलेबल भी हो, ना सिर्फ क्वालिटी की हो बल्कि वो वक्त पे मिले भी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो ऑफ डिफेक्टिव और हार्मफुल प्रोडक्ट सर्विसेज, मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो कोई भी अगर डिफेक्टिव या हार्मफुल प्रोडक्ट सर्विसेज है। और सेफ्टी रिकॉर्ड्स फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज होने चाहिए, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। उसके अलावा ऑनेस्ट एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग, जो कंपनी और एडवर्टाइजिंग कर रही है बिल्कुल ईमानदारी और बिल्कुल सही सही करे, ऐसा ना हो कि गलत सलत उसमें जो है वो झूठ और डिसऑनेस्ट किस्म का बिहेवियर शो किया जाए एडवर्टाइजमेंट में। नाउ दी एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज का क्या कंसर्न है, एम्प्लॉयज का क्या इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और मेरिट बेस्ड हायरिंग प्रमोशन हो, यानी किसी भी किस्म की कोई ऐसा ना हो कि तरफदारी की जाए या सिफारिशात के ऊपर जो है वो लोगों को प्रमोशन दिया जाए, इस तरह की चीज़ें ना हो। वो चाहते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी बराबरी की जाए सारे एम्प्लॉयज़ के दरमियान, मेरिट के बेस पे हायरिंग और प्रमोशन किया जाए, जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो उस बुनियाद पे उसको प्रमोशन किया जाए, और अगर कोई शख्स काबिल है तो उसको भर्ती की जाए उसकी, वरना अदरवाइज उसको भर्ती ना किया जाए। उसके अलावा डाइवर्सिटी वर्कफोर्स चाहते हैं वो कि हर तरह के लोग काम करें, ये ना हो कि सिर्फ एक ही इलाके के, एक ही कल्चर के, एक ही नस्ल के, एक ही जेंडर के, एक ही स्किन कलर के लोग काम कर रहे हो, तो इस किस्म की चीज़ ना हो बल्कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए वर्क फोर्स के अंदर। उसके अलावा वेज और सैलरी लेवल एंड इक्विटेबल लेवल, वो ये चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर जो वो वेज और सैलरी लेवल वगैरह हो। और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी मिले, एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि उसको ट्रेनिंग भी मिले, डेवलपमेंट भी, मतलब यानी कि आगे बढ़ सके वो। और वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्राइवेसी, यानी कि वर्क प्लेस के अंदर सेफ्टी भी हो प्राइवेसी भी हो, यानी कि जहाँ वो काम कर रहा है तो वहाँ सेफ्टी भी हो और उसकी प्राइवेसी भी हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। नाउ दी कम्युनिटी, अब कम्युनिटी क्या चाहती है। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसमें, ये है कि इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी हो पैकेजिंग में और प्रोडक्ट डिज़ाइन में, और रिसाइकलिंग एफोर्ड की जाए, और यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी रिसाइकिल का प्रोसेस हो, और पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ये तो बहुत अहम चीज़ है। कम्युनिटी हमेशा कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगी कि कोई भी कंपनी जो है वो पॉल्यूशन फैला रही हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी पॉल्यूशन फैला रही हो। और उसके अलावा ग्लोबल एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है इंटरनेशनल ग्लोबल किस्म का दुनिया भर में, एक तो उसको अप्लाई किया जाए, जो स्टैंडर्ड है उसको अप्लाई किया जाए। सो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये कि ये वो ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी वो जिम्मेदारी है
टू सीक एक्शंस प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटीज वेलफेयर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे एक्शन इख्तियार करे, कुछ ऐसा काम करे कि जिससे प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी की वेलफेयर को, जो भी फलाह है सोसाइटी की उसको, अलॉन्ग विथ ऑन इंटरेस्ट, यानी अपनी तो एक तरफ वो जो भी उसका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो तो रखे, लेकिन साथ में और सोसाइटी के वेलफेयर का भी ख्याल करें। अपना बिजनेस करे, मुनाफा कमाए, सब कुछ करे, लेकिन सोसाइटी का जो भी इम्प्रूवमेंट है सोसाइटी के अंदर और जो भी वेलफेयर है उनकी, उसको भी सामने रखे। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है लेक्चर नंबर 13, जिसमें रिकेप है सेशन नंबर 12 का। सो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, अब ये भी आपको पिछले वाले लेसन में बताया जा चुका है। तो इसमें होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ अपने बिजनेस करती है, अपने ऑन इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है, बल्कि सोसाइटी की जो भी वेलफेयर होती है उसके उसको भी प्रोटेक्ट करती है और इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस तो कर रही है, लेकिन साथ में वो गंदगी भी फैला रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो गंदगी फैला रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, या किसी और तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जो है सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट कमाए और साथ में अगर वो सोसाइटी के लिए जाहिर बात है किसी भी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, तो कोई इसमें तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाएगी। नाउ द एथिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। अब एथिकल गाइडलाइंस क्या है मैनेजर्स के लिए, क्या क्या अखलाकी चीजें एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। वो लॉ को फॉलो करे, जाहिर बात है लॉ को तब भी फॉलो करे जब उसको डर होके पकड़ा जाएगा, और जब डर ना भी होके पकड़ा जाए तब भी, तो इसी चीज को तो एथिक्स कहा जाता है। तो एथिकली गाइडलाइन ये कि लॉ को फॉलो करे, लॉ को माने, ओबे करे, लॉ को टेल द ट्रुथ, लोगों को सच बताए, जो कस्टमर वगैरह है उनको सच बताए, रिस्पेक्ट दे लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजर बन जाए तो वो सोचे कि किसी को मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, तो इस किस्म की जो सोच है ये अनएथिकल होती है, गैर अखलाकी सोच है ये। और डू नो हार्म, ऐसा कोई काम ना करे जिससे हार्म हो, प्रोडक्ट को ऐसी ना हो कि कस्टमर को नुकसान हो रहा हो। और पार्टिसिपेशन करे, मैनेजर खुद पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेशन से क्या होता है, इंसान लर्न करता है और जारी बात है काम में भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स एक्शन, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है एक दूसरे वर्कर के मुकाबले में, तो उसके लिए कुछ एक्शन भी रिक्वायर होते हैं। नाउ द 21st सेंचुरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज। अब जो 21st सेंचुरी जो सेंचुरी है इसमें कई सारे नए ट्रेंड्स हैं और इश्यूज हैं। तो पहला जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको परस्यू करना, उनको हासिल करना, उनका हसूल। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज तो अब इस दौर में काफी मौजूद है, लेकिन कोई अगर उसको परस्यू नहीं करता तो जाहिर बात है नुकसान होगा। तो यही एक खासियत होती है एंटरप्रेन्योर की कि वो परस्यू करता है अपॉर्चुनिटीज को। उसके अलावा इनोवेशन करना, इनोवेट करना, कोई नई चीज बनाना। और इसमें होता क्या है कि सेटिस्फाई की जाती है अनफुलफिल्ड मार्केट नीड, जो मार्केट के अंदर ऐसी नीड जो पहले पूरी नहीं हुई है, ऐसी प्रोडक्ट लाई जाए कि उन नीड्स को भी पूरा किया जाए, तो वो इनोवेशन में आ जाता है। इसके अलावा ग्रोथ आ जाती है, यानी कि नॉट कंटेंट टू रिमेन स्मॉल, यानी कि अपने बिजनेस को एक ही जगह महदूद ना रखना, छोटा ना रखना, बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाना। सो मैनेजिंग इन एन ई वर्ल्ड, ई बिजनेस वर्ल्ड, ई बिजनेस वर्ल्ड ये भी 21st सेंचुरी के अंदर आया है। इसका मतलब ये कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो बिजनेस करना और इंटरनेट के थ्रू ई लिंकेज करना अपने की स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरनेट के थ्रू लिंक रहना। और इसमें ई बिजनेस में ई कॉमर्स भी आ जाता है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फॉर्म जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं पार्टीज और एक्सचेंज हो रही है। जैसे ई कॉमर्स साइट जितनी भी हैं, जैसे दराज है, ये वो है, होम शॉपिंग है, ये तमाम जितनी भी ई कॉमर्स साइट है इसमें पार्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे आपस में इंटरेक्ट करती हैं और फिर एक्सचेंज होती है और ट्रांजैक्शन होती है। तो ये तमाम जो ई कॉमर्स बिजनेस में आ जाता है। और यहाँ पे तो पेमेंट फिर भी कैश ऑन डिलीवरी होती है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज में पेमेंट भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू होती है, बैंक के थ्रू या दूसरे ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा इंट्रानेट। अब इंट्रानेट क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेट यूज करती है। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ उन तक एक्सेस होता है इसका। नाउ द वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। अब ये क्या है, इनर लाइफ है, एक
एम्प्लॉय की। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, तो इसी तरह से हर वर्कर की एक इनर लाइफ होती है, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कोई शख्स किसी दूसरे की इनर लाइफ नहीं जानता, और इनर लाइफ वही शख्स जानता है जिसकी इनर लाइफ होती है। नाउ दी ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेस कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी, जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है। ना सिर्फ उनको एक तरफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं जब वो ऑपरेट करती हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। और वो लिमिटेड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है नेशनल बॉर्डर्स तक। यानी कि अब जो नेशनल बॉर्डर्स की लिमिट है, वो उस तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड नहीं है, महदूद नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में अपना जो है वो बिजनेस कर सकती है, और उससे उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और एक तरफ चैलेंजेस का भी सामना है। अब है लेक्चर नंबर 14, जिसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 13 का, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर रही हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ जब वो ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबल मार्केट में, लेकिन उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है नेशनल बॉर्डर्स का। नेशनल बॉर्डर्स की वजह से उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड डब्ल्यूटीओ। जब ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात की जाएगी तो डब्ल्यूटीओ भी होगी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले गेट होता था, जो कि एक एग्रीमेंट होता था, उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आई, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी। सो रीजनल ट्रेड अलायंसेस। अब हर एक रीजन पे कोई ना कोई बड़ा अलायंस बना हुआ है ट्रेडिंग के लिए, रीजनल ट्रेडिंग और कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए। तो अब कई सारे रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूरोप एक रीजन है, साउथ एशिया एक रीजन है, नॉर्थ अमेरिका एक रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया। तो इनकी जो अलायंसेस हैं वो ईयू है, यानी यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, नेफ्टा है और आसियान है। तो सबसे पहले देखते हैं ईयू यानी यूरोपियन यूनियन को। अब इसमें जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, वो कंट्रीज़ हैं पोर्चुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, ऑस्ट्रिया है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, जर्मनी है, नेदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है और फिनलैंड है। आयरलैंड भी है। यूके पहले था लेकिन अब वो इसका मेंबर नहीं रहा। इसको बनाने के गोल्स क्या थे? सिंगल मार्केट क्रिएट करना अमंग 15 मेंबर्स के दरमियान, जो 15 कंट्रीज हैं इसके मेंबर, उनके दरमियान एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना, और तमाम जो भी बैरियर्स आ रहे हैं कंट्रीज के दरमियान, उनको एलिमिनेट कर देना। सो रीजनल ट्रेड अलायंस ये जो है बनाया गया, और यूरोपियन यूनियन क्रिएट किया गया था मास्ट्रिट ट्रीटी के अंदर 1992 के अंदर। और ये एक यूनिफाइड और ट्रेड एंटिटी है, इकोनॉमिक और ट्रेड एंटिटी, यानी कि तमाम जो कंट्रीज हैं वो मिलके एक ही उन्होंने इकोनॉमी बना ली है, और एक ही ट्रेड एंटिटी है वो, जब वो मेंबर बन गए तो। और एक सिंगल मार्केट बन गई है तमाम कंट्रीज की मिलके, और उसमें कोई बैरियर्स नहीं है कि ट्रैवल लोग जो है आपस में कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज, जो इतने भी मेंबर कंट्रीज हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो बैरियर्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। और इसके अलावा ये इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन भी है, यानी कि इनकी जो करेंसी है वो कॉमन करेंसी है। यूरोपियन यूनियन बनने से पहले हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी होती थी, जैसे कि जर्मनी में मार्क थी, इटली के अंदर लीरा थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन के बाद जो है वो यूरो यूज होना शुरू हो गया तमाम कंट्रीज में। असर्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जारी बात है, इससे काफ़ी इकोनॉमिक पावर आई, और क्रिएटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मार्केट, यानी बहुत एक वर्ल्ड दुनिया की एक रिचेस्ट मार्केट जो बनाई गई। नाउ दी नेफ्टा। अब नेफ्टा बनाई गई नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के दरमियान, यूएस, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान। और इसके जो गोल्स थे वो थे प्रमोट करना लिबरलाइज ट्रेड को, प्रमोट करना, ना कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, और एफिशिएंसी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। इसके अलावा अब जो है अलायंस वो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जो अलायंस बनाई गई ये 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के दरमियान बनाई गई, और ये उस रीजन में बनाई गई है जो कि दुनिया का फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग नेशन है, और ये नेफ्टा और ईयू को भी कॉम्पीट कर सकता है। अब इसके जो कंट्रीज हैं वो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये तमाम जो है इसके मेंबर्स हैं।
नाउ द ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अब ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे, यानी जो कुदरती इन्वायरमेंट है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। सो पॉल का फंक्शन में पी जो है वो प्लानिंग के लिए है। इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान करने में आप फेल हो जाते हैं, किसी भी चीज़ का प्लान बनाने में फेल हो गए, तो असल में आप फेल होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड ऑल दी फ्लावर्स ऑफ द फ्यूचर आर सीड्स ऑफ टुडे, जितने भी फूल हैं मुस्तकबिल के वो आज सीड्स हैं, यानी जो आज आप बोएंगे वही कल आप काटेंगे। और क्वेश्चन ये कि डू यू वांट टू गो एनीवेयर और समवेयर, क्या आप कहीं पर जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं? अगर आप प्लान करेंगे तो आप कहीं पे जाएंगे जहाँ जाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, वरना तो फिर आप कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। सो गेट अ प्लान, प्लान के लिए कुछ यहाँ पे एक तरह का कुछ केस स्टडी नुमा कुछ दिया हुआ है कि आई प्लेड विद लाइफ लाइक अ गेम। मैं एक लाइफ के साथ खेला एक गेम की तरह। टू फाइंड लाइफ वुड बी बट द सेम, आई वंडर्ड व्हाई एट द एंड ऑफ ईच डे नथिंग वर्थ वाइल हैड कम माई डे, यानी कि कुछ भी मेरे पास नहीं आया हर दिन के आखिर में। मैं इस बात पे हैरान हुआ। देन आई डिसाइडेड टू गेट माई सेल्फ अ प्लान, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं प्लान करूँ। एंड told myself I can, sure enough it happened on that day, everything started to come my way। तो मैंने जो है वो प्लान किया और कहा अपने आप से कि मैं प्लान कर सकता हूँ। सो नाउ यू कैन डू द सेम एज मी फॉर दैट मैटर, सो यू कैन एनीबडी सिंपली गेट योर सेल्फ अ प्लान। तो आप भी जो है वो उसी तरह कर सकते हैं जैसे मैंने किया, नहीं प्लान। सो कैन एनीबडी सिंपली गेट योर सेल्फ अ प्लान एंड टेल योर सेल्फ आई नो आई कैन, और अपने आप को ये बताए, हर कोई जो है वो प्लान करे और अपने आप को ये बताए कि मैं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ये अपने आप को बताए। सो प्लानिंग क्या है? एडवांस इज इन एडवांस डिसीजन मेकिंग, एडवांस में जो है डिसीजन मेकिंग करना है प्लानिंग। सो डिसीजन मेकिंग है क्या? एसेंस है मैनेजर्स की जॉब का। अब एलिस एंड वंडरलैंड की एक एलिस इन वंडरलैंड की एक कहानी है। एलिस है और एक क्लेवर कैट है, एक चालाक किस्म की कैट है जो कि एक रोड पे है ये मौजूद। एलिस जो है वो एक क्लेवर कैट से पूछती है, वहाँ पे असल में चार रास्ते मौजूद हैं, जहाँ पे ये रोड पे मौजूद है चार रास्ते जा रहे हैं। वो क्लेवर कैट से पूछती है कि कौन सा रास्ते पे मुझे जाना चाहिए। तो क्लेवर कैट पूछती है जाना कहाँ पे, तो बोलती है कहीं पे भी जाना है मुझे। तो बोलती है किसी भी रास्ते को चूज कर लो, जब कहीं पे भी जाना है तो फिर किसी भी रास्ते को चूज कर लिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो अ पर्सन गोइंग नोवेयर यूजुअली गेट देयर, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं हो रहे तो आप जो है वो फॉल कर जाएंगे हर चीज के लिए। सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग ये जॉब है मैनेजर की। अब है लेक्चर नंबर 15 जिसमें थोड़ा रिकैप है सेशन नंबर 14 का। सो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग ये जॉब है मैनेजर की। मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें एक चीज़ दूसरी पे डिपेंड करती है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होती है। जैसे गोल सेटिंग जो होता है वो एनालिसिस के बाद होता है, एनालिसिस जो होता है वो नीड्स या गोल्स के बाद होता है, और डिसीजन जो होते हैं वो एनालिसिस के बाद होते हैं, प्लानिंग जो होती है वो डिसीजन के बाद होती है, एक्शन जो होते हैं वो प्लानिंग के बाद होते हैं, और रिजल्ट जो होते हैं वो एक्शन के बाद होते हैं। सो कंडीशंस अंडर विच डिसीजंस आर मेड, जिन कंडीशंस के अंडर डिसीजंस बनते हैं वो क्या है वो आपके सामने मौजूद है। दरमियान में रिस्क दिखाया जा रहा है, एक तरफ सर्टेनिटी यानी यकीनी सूरत हाल है और एक तरफ अनसर्टेनिटीज। तो यकीनी सूरत हाल होगी तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होंगी, और अनसर्टेनिटी अगर होगी गैर यकीनी सूरत हाल तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होंगी। सो डिसीजंस में है क्या आखिर, डिसीजन मेकिंग जो होती है डिसीजन है क्या असल में? इस डिसीजन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो होते हैं मेक डिसीजन, वो डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजन चॉइसेस करते हैं, यानी उनको कोई ना कोई एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है, एक चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव। उनके पास कई सारे दो या दो से ज्यादा उनके पास अल्टरनेटिव मौजूद है, चॉइसेस मौजूद है, लेकिन वो किसी एक को चूज करेंगे। तो यही जो है वो डिसीजन होता है। डिसीजन ये नहीं है कि इवेंट जो है वो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा विली नीली, यानी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बल्कि ये है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या किया है। सो इफ यू डोंट डिसाइड एन आउटकम वुड स्टिल अकर, बट आउटकम कोई ना कोई तो आना ही है बगैर डिसीजन लिए में भी, लेकिन जाहिर बात है अब वो जो आउटकम आएगा वो क्या होगा। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में होता क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग जब होगी।
सो डिसीजन मेकिंग है क्या, ये वो प्रोसेस जिसके अंदर मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, और फिर उनको रिजॉल्व करता है, हल करता है उनको। और डिसीजन टेकिंग ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर जो है वो एक्शन लेता है जो कि इफेक्ट करता है डिसीजन को। अगर डिसीजन टेकिंग नहीं लिया जा रहा है तो कोई भी रियल डिसीजन बना ही नहीं है। यानी कि असल डिसीजन तो तभी है जब उसको डिसीजन को बनाया भी जाए और उसको फिर लिया भी जाए। अब अगर आपने एक डिसीजन लिया है पीसी खरीदने का, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं खरीदूंगा लेकिन आपने उसको खरीदा नहीं, तो एक तरह से डिसीजन टेकिंग हुई नहीं, तो रियल डिसीजन तो एक तरह से बना ही नहीं। लेकिन अगर आपने ले लिया है, खरीद लिया उसको, तो फिर एक तरह से रियल डिसीजन बन गया है। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, पहले पता तो चला आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर उससे बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, जमा की जाती है इंफॉर्मेशन को, फिर आइडेंटिफाई एंड असेस किया जाता है अल्टरनेटिव, जो भी ऑप्शंस मौजूद है, अल्टरनेटिव्स मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है, उसको एग्जामिनेशन उसकी की जाती है, और फिर एक चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन, और कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लिया जाता है। अब है लेक्चर नंबर 16, थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 15 का। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग जो होती है, इसमें ऑप्टिमल डिसीजन जो है वो पॉसिबल होता है, यानी कि बेहतर से बेहतर जो डिसीजन होता है वो पॉसिबल होता है। और उसके अलावा तमाम जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होती है, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अंडरस्टैंडेबल भी होती है, वो समझ में आने वाली होती है, और तमाम अल्टरनेटिव जो है वो नॉन होते हैं, पता होते हैं, नॉलेज में होते हैं, तमाम पॉसिबल आउटकम भी नॉन होते हैं, नॉलेज में होते हैं। तो जो रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो है, पहले डिफाइन किया जाता है प्रॉब्लम को, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है और असेस किया जाता है जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और फिर उसका चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद चूज कर लिया जाता है। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो है, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, असल में प्रॉब्लम ये है कि जहां हम अभी मौजूद हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो दरमियान में जो गैप है एक्चुअली वही प्रॉब्लम है। सो स्कैन किया जाता है फॉर चेंज कैटेगराइजेस प्रॉब्लम, नन प्रॉब्लम, नन प्रॉब्लम और नन प्रॉब्लम को भी देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और नन प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोस किया जाता है नेचर को और कॉज को। उसके बाद जनरेट किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को। उसके लिए क्या किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता, जो भी आइडियाज आ रहे होते हैं उन आइडियाज को नोट कर लिया जाता है, और इसीलिए किया जाता है ताकि डेवलप किए जाए अल्टरनेटिव्स, कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज। उसके बाद फिर इवेल्युएट किया जाता है, चूज एंड इवेल्युएट एंड चूज एन अल्टरनेटिव। अब एक अल्टरनेटिव्स जो आ गए, अब उन अल्टरनेटिव्स में को इवेल्युएशन की जाएगी कि कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, और फिर एक को चूज कर लिया जाएगा। और इवेल्युएशन वगैरह करने के लिए फिजिबिलिटी उसकी देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी, कॉस्ट देखी जाएगी, स्पीड, एथिक्स और एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह देखी जाएगी। उसके बाद फिर जब चूज कर लिया तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन है क्या, डिसीजन टेकिंग। डिसीजन मेकिंग हो गई लेकिन अब डिसीजन टेकिंग भी जरूरी होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फिर मॉनिटर किया जाएगा। सो अब ये आपके सामने दोबारा डिसीजन रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। डिफाइन प्रॉब्लम, पहले डिफाइन करें, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आइडेंटिफाई, असेस करें अल्टरनेटिव एंड चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये ही प्रोसेस थोड़ा और दिखाया जा रहा है आपको इस डायग्राम के थ्रू, के सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि प्रॉब्लम है क्या। फिर जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो जनरेट किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, और फिर इवेल्युएट किया जाता है अल्टरनेटिव को, और फिर चूज कर लिया जाता है एक अल्टरनेटिव को कई सारे अल्टरनेटिव्स में से जो बेटर होता है, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और मॉनिटरिंग की जाती है जो अल्टरनेटिव चूज किया होता है उसकी, और फिर उसके बाद इवेल्यूशन की जाती है डिसीजन की इफेक्टिवनेस की। सो नेचर ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम फेस, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम भी कई सारी होती हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है क्राइसिस प्रॉब्लम। ये क्राइसिस प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सीरियस प्रॉब्लम होती है और इनको फौरन जो है वो एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, इनको फौरन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं क्राइसिस प्रॉब्लम। जबकि नन क्राइसिस प्रॉब्लम होती है, इनको भी रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, इनके रिजॉल्व करने की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन इमीडिएट तौर पे नहीं होती है, ना इम्पोर्टेंट इतनी होती है, यानी कि फौरन इसको रिजॉल्व करने की, हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल करने की जरूरत होती है, लेकिन फौरी जरूरी नहीं होती। यही फर्क है क्राइसिस और नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स होती है, ये वो प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम जरूर है लेकिन इनके साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए तो जाहिर बात है इनके साथ अपॉर्चुनिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हमारी कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च होनी चाहिए, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। एक तरह से प्रॉब्लम भी जरूर है कि प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाए, लेकिन एक तरह से इसमें अपॉर्चुनिटी भी है अगर अच्छी तरीके से एक्शन लिया जाता है और प्लानिंग वगैरह की जाती है।
सो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, अब डिसीजन मेकिंग की भी सिचुएशंस कई तरह की हैं, दो तरह की मेन जो है। प्रोग्राम डिसीजन होता है, प्रोग्राम डिसीजन क्या है, ये एक रूटीन का डिसीजन है, रेपिटेटिव है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर सिचुएशन होती है इसके अंदर, और प्री डिटरमाइंड डिसीजन रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप चेक डिपॉजिट करवाने अगर जाते हैं बैंक, तो एक प्री डिफाइंड उसका प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के थ्रू बार बार आप चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं। और इसी तरह से चेक अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो चेक को विड्रॉ भी उसी सेम प्रोसेस के थ्रू आप बार बार कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है प्रोग्राम डिसीजन। लेकिन जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जो है कोई भी प्री डिटरमाइंड रूल जो है वो इम्प्रैक्टिकल होता है, और इल स्ट्रक्चर किस्म की सिचुएशन होती है। कोई भी नई सिचुएशन अगर आ जाती है, कोई भी नई, सपोज कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है, या कुछ और हो जाता है, कोई भी एक इशू हो गया वर्ल्ड के अंदर, कोई भी एक चेंज आ गया ऐसा जिससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पहले से डिफाइन जो है वो रूल वहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। अब है लेसन नंबर 17, जिसमें थोड़ा रिकैप है लेक्चर नंबर 16 का। सो मैनेजरियल डिसीजन इन पोल्का, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन पोल्का के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो डिसीजन मेकिंग असल में सिनोनिमस है मैनेजिंग के, यानी कि मैनेजिंग करना और डिसीजन मेकिंग करना दोनों सेम है पोल्का के पर्सपेक्टिव के अंदर। सो नाउ द प्लानिंग, प्लानिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, के ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव, और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करके अच्छी तरह से अचीव किया जा सकता है उन ऑब्जेक्टिव्स को जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एंड हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी, क्या जो है कितना जो है डिफिकल्ट होंगे इंडिविजुअल गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग में जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, यानी कितने एम्प्लॉय मुझे रिपोर्ट करेंगे या करना चाहिए, और हाउ शुड जॉब्स भी डिजाइन, किस तरह से जॉब्स को डिजाइन करना चाहिए, एंड व्हेन शुड एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेगी, अप्लाई करेगी। लीडिंग के अंदर जो है हाउ डू आई हैंडल आई एम्प्लॉय हु अपेयर टू बी इन लो इन मोटिवेशन, यानी कि लीडिंग में जारी बात है मोटिवेशन किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो किस तरीके से मैं एम्प्लॉयज़ को हैंडल करूंगा जो लो, जिनकी मोटिवेशन लो है। एंड व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन अ गिवन सिचुएशन, और जो सिचुएशन मौजूद है उस सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कौन सा है। हाउ डिफरेंट वर्क ग्रुप्स कैन वर्क लाइक टीम, तो किस तरह मुख्तलिफ जो वर्क ग्रुप्स हैं आपस में वो किस तरीके से मिलकर टीम की तरह काम कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर है व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन शुड वी हैव, किस तरह का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। व्हाट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल, और कौन सी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन की उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज अफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी, और किस तरीके से एक खास चेंज लाने से वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर होता है। नाउ द एश्योरेंस, अब एश्योरेंस में एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द गारंटी दैट माय डिसीजन मेकिंग, यानी जो मैं डिसीजन बना रहा हूँ क्या गारंटी है कि मैंने इम्प्लीमेंटेड, जब इन डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, विल प्रोवाइड द डिजायर्ड रिजल्ट, तो क्या डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में हमारे पास प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं आपको पहले भी बताया गया था, वो ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें प्री डिटरमाइंड रूल जो है वो डिसीजन रूल्स लिए जाते हैं, और इसमें जितनी भी सिचुएशन होती है वो जारी बात है वेल स्ट्रक्चर किसी भी सिचुएशन होती है। अब जैसे आप गए और आपने जाके पैसे डिपॉजिट करवा दी बैंक में, या फिर आपने चेक को जो है वो कैश कर लिया, तो ये एक प्रोग्राम प्री डिटरमाइंड जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हो रहा है। और वेल स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम होती है, अब जो है आपको बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन, कौन सी प्रॉब्लम में कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी तो प्रोग्राम डिसीजन होगा। जो वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, फैमिलियर होती है, उससे फैमिलियरिटी होती है क्योंकि बार बार आती है, और इजीली इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि क्या है प्रॉब्लम। सो प्रोग्राम डिसीजन जो है वो यूज किया जाता है एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को। जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी वहीं पे प्रोग्राम डिसीजन यूज होगा, और इससे क्या होता है कि मिनिमाइज कर दी जाती है द नीड फॉर मैनेजर्स टू यूज डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैनेजर जो है वो अपनी मर्जी करे, उस वो कम कम होती है इसके अंदर जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं।
मैनेजर की मर्जी इसमें कम होती है, और फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी होती है। सो प्रोग्राम डिसीजन के बारे में अब आपको बताया जा रहा है किस तरह की सिचुएशन में होती है। डिसाइडिंग करना है स्टूडेंट मीट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स। अब ये एक प्रोग्रामिंग डिसीजन की यहाँ इन सिचुएशंस में जरूरत पड़ती है, जैसे कि इस बात को डिसाइड करना कि स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। अब डिग्री में जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं वो स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रोजेक्ट वगैरह अगर रिक्वायर्ड है या कोई इंटर्नशिप वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो कंप्लीट कर लिया। तो ये डिसाइड करना, अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी डिसाइड करते हैं तो ये जो डिसीजन लिया जाता है इसको हम कहते हैं ये प्रोग्राम डिसीजन है, क्योंकि पता है कि जारी बात है एक डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए कितने क्रेडिट आवर्स हैं और प्रोजेक्ट वगैरह अगर रिक्वायर्ड है तो वो सब कुछ पता होता है पहले से। तो ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी, तो इसमें प्रोग्रामिंग डिसीजन हो गया। इसी तरह से डिटरमाइन करना स्किल्ड वर्कर्स की डेली वेजेस, अब डेली वेजेस डिटरमाइन करना ये भी एक प्रोग्राम डिसीजन हो गया। और इसके अलावा हॉस्पिटल लेबोरेटरी चार्जेस फॉर ब्लड शुगर टेस्ट, अब हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरी है वो कितना चार्ज करेगी ब्लड शुगर टेस्ट के लिए, ये भी एक प्रोग्राम डिसीजन है। और कस्टमर वांटिंग टू रिटर्न अ प्रोडक्ट परचेज प्रोडक्ट, कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है खरीदने के बाद, ये भी एक प्रोग्राम डिसीजन है। एंड टू रीऑर्डर किचन सप्लाईज इन अ रेस्टोरेंट, अब रीऑर्डर करना किचन सप्लाई, जो किचन में सप्लाईज यूज होती है इन रेस्टोरेंट, ये भी एक प्रोग्राम डिसीजन है। और दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अब जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उसमें रूल जो है वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं, पहले से डिसाइड रूल, वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, बिल्कुल ही मतलब पोलली किस्म की स्ट्रक्चर्ड होती है। कोई भी नई अनयूजुअल किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो अनएम्बिगियस किस्म की होती है, यानी इनकम्प्लीट और बिल्कुल ही मतलब क्लियर किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है वो पोलली एड्रेस जो एड्रेस ये इस्तेमाल होती है एड्रेस करने के लिए पोलली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब जैसे कस्टम मेड रिस्पॉन्स देना, और ज़्यादा तौर पे ये फ्रीक्वेंट होती है जो हायर लेवल मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे। अब जो नए नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने होते हैं वो कहाँ कहाँ लेने होते हैं, वो आपको कुछ एग्जांपल बताई जा रही है। जैसे एक आर्किटेक्चर की सिलेक्शन की जाए डिज़ाइन करने के लिए, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आर्किटेक्चर की जो सिलेक्शन की जाएगी ये एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। इन्वेस्ट करना या नहीं इन्वेस्ट करना नई टेक्नोलॉजी में, ये भी एक नया नॉन प्रोग्राम डिसीजन आ जाता है। इसके अलावा शट डाउन कर देना या इन्वेस्ट करना मनी लूजिंग डिवीजन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिवीजन जहाँ से लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, तो अब उस पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए या उसको बंद कर दिया जाए, ये भी एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। एंड स्विच फ्रॉम वन एकेडमिक डिसिप्लिन टू अनदर डिसिप्लिन फॉर बेटर ग्रोथ, अब एक एकेडमिक डिसिप्लिन से दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन पे जाना बेटर ग्रोथ के लिए, ये भी एक तरह का नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस से कॉमर्स की तरफ आना, तो ये भी एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। बहुत से स्टूडेंट्स बल्कि ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करते हैं, तो ये भी जो है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो कर रहे होते हैं। सो नाउ द टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ द डिसीजन एंड लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं, और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं। और जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए यूज होते हैं, ज़्यादा तौर पे लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कर रहे होते हैं। और जितने ज़्यादा टॉप किस्म के मैनेजर्स होते हैं वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ दी एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब जो जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग में एलिमेंट ऑफ रिस्क भी होता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब ये है कि इस बात की पॉसिबिलिटी होना कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उससे लॉस आएगा, हमारे जो इंटेंडेड रिजल्ट है उसके मुकाबले में लॉस आएगा, उसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब जितना ज्यादा लॉस होने का चांस होगा उतना ज्यादा ही एलिमेंट ऑफ रिस्क होगा। नाउ द मॉडल्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, अब इसमें रैशनल मॉडल है। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप है। सबसे पहले डिफाइन किया जाता है इशू को, इशू क्या है, गोल को सेट किया जाता है, सर्च फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है उनको सर्च किया जाता है, और फिर कंपेयर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को कि कौन सा कितना बेटर है, और फिर उसके बाद चूज कर लिया जाता है एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को, और फिर चूज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद फॉलोअप और कंट्रोल किया जाता है। और नॉन रेशनल मॉडल्स भी होता है। एक रेशनल मॉडल तो आपको पढ़ा दिया कि नॉन रेशनल मॉडल में होता है क्या है कि जो
ये ऐसा मॉडल है इसमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है और प्रोसेस की जाती है उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, और उस लिमिटेशन की वजह से ही डिफिकल्ट होता है मैनेजर्स के लिए कि वो ऑप्टिमल डिसीजन ले सकें, ज़्यादा बेटर से बेटर डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेशन होती है। इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जा रही है या प्रोसेस की जा रही है, जमा की जा रही है, और प्रोसेस में लिमिटेशन होने की वजह से मुश्किल होता है मैनेजर के लिए ऑप्टिमम डिसीजन ले, वो ऑप्टिमल डिसीजन। अब है लेक्चर नंबर 18 जिसमें सेशन नंबर 17 का थोड़ा सा रिकैप है। सो लिमिट्स टू द रैशनल डिसीजन मेकिंग, क्या क्या लिमिट्स होती हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर। जो पहली लिमिट है वो है बाउंडेड रैशनैलिटी, कुछ रुकावटें होती हैं, और ये क्या होती हैं ये थोड़ी आगे आएगा इसकी डिटेल। रिस्क एंड रिस्की डिसीजंस होते हैं, जितना ज्यादा रिस्क होगा जाहिर बात है उतने ज्यादा फेलियर के चांसेस भी होते हैं। उसके अलावा कॉमन डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। सो अब बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर जो रुकावटें होती हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में, वो क्या क्या होती हैं। वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। जितने रिसोर्सेज चाहिए वो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का लोड होता है। और मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों की मेमोरी जारी बात है हर किसी की मेमोरी का अलग लेवल होता है। कुछ लोग भूल जाते हैं चीज़ें जल्दी, और उनको याद करना भी उनके लिए मुश्किल होता है चीज़ों को। इसके अलावा एक्सपर्टीज प्रॉब्लम भी होती है, हर शख्स हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और जाहिर बात है एक चीज़ के अंदर अगर किसी शख्स के पास कोई नॉलेज है भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें जानता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको ये मैनेजमेंट के लेक्चर्स करवा रहा हूँ, शॉर्ट लेक्चर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है तमाम चीज़ें जानता हूँ मैनेजमेंट के बारे में। तो ये एक्सपर्टीज प्रॉब्लम भी आती है। नाउ द चूजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस के अंदर क्या होता है कि चूजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि बेहतरीन सॉल्यूशन, और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सकता है, और रिक्वायर्स फुली रैशनल डिसीजन कंडीशन, और उसके लिए ज़रूरी होती है कि फुली रैशनल डिसीजन कंडीशन हो। अब बाउंडेड रैशनैलिटी का आपको एक केस स्टडी बताया जा रहा है। सपोज करें कि आप जो है बीबीए के ग्रेजुएट है, आपने बीबीए कर लिया है, और आप जो है वो वर्क करना चाहते हैं बैंक के अंदर, और जिसकी मिनिमम सैलरी आपकी रिक्वायरमेंट है 9,000 पर मंथ, और जो बैंक हो उसका जो डिस्टेंस हो वो तकरीबन हो 25 किलोमीटर आपके होम टाउन से, यानी आपके घर के फासले पर। आपने एक जॉब जॉब एक्सेप्ट कर ली है रिटेल स्टोर की, जो कि 50 किलोमीटर के फासले पर आपके घर से, और एक एज अ क्रेडिट ऑफिसर आप काम कर रहे हैं, और जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको 10,000 मिल गई है, यानी 1,000 ज़्यादा मिल गई है ना जितनी आपकी एक्सपेक्टेड थी, और लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया उसका घर से। लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिव जब सर्च की गई, यानी ज़्यादा अच्छी तरह जब सर्च की गई, तो पता चला कि एक और जॉब अवेलेबल है मल्टीनेशनल बैंक में, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है आपके घर से, और वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी भी जो है वो 12,000 रुपये है, यानी उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज द फर्स्ट जॉब ऑफर वाज सेटिस्फैक्ट्री, आपको जो पहली जॉब मिल गई वो आपके लिए सेटिस्फाई थी, गुड एनफ थी, तो आपने बाउंडेड रैशनल हो गए आप। अब आप उसमें आपने सोचा कि नहीं अब इस जॉब को मैं नहीं छोड़ूं, ये एनफ है। तो हालांकि उससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा है कि आपने सोचा कि ये जॉब जो है वो एनफ है, तो इसी को हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट रैशनैलिटी यू डिड नॉट मैक्सिमाइज योर डिसीजन, आपने मैक्सिमाइज तो नहीं किया अपना डिसीजन, लेकिन ये कि इतना चूज किया कि जो गुड एनफ है। सो नाउ दिस सेटिस्फाइंग डिसीजन, अब सेटिस्फाइंग डिसीजन में भी क्या होता है कि चूज किया जाता है गुड एनफ सोल्यूशन, जो गुड एनफ है सोल्यूशन वो। मैक्सिमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होती, कंस्ट्रेंट्स की वजह से रुकावटें होती हैं, और इसी वजह से फिट रहना पड़ता है बाउंड्री रैशनैलिटी के अंदर, फिट रहते हैं। सो बाउंड्री रैशनैलिटी क्या है, बाउंड्री रैशनैलिटी का मतलब है कि रैशनली तौर पे बिहेव करना विद इन पैरामीटर्स ऑफ अ सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उनके अंदर रहते हुए, यानी रैशनली तौर पे तो बिहेवियर है लेकिन कुछ पैरामीटर के अंदर रहते हुए है ये। और जाहिर बात है लिमिटेड क्यों है, लिमिटेड बाय एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इंडिविजुअल है जो डिसीजन करने वाला है उसकी कुछ लिमिटेड एबिलिटीज है, एबिलिटी जो उसकी काबिलियत है उसकी जाहिर बात है एक लिमिट है, इस वजह से। सो सेटिस्फाइज, अब सेटिस्फाइज क्या है, इसका मतलब ये कि एक्सेप्ट सोल्यूशन करना डेटा गुड एनफ, जो गुड एनफ सोल्यूशन है उनको एक्सेप्ट करने को सेटिस्फाइज कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी कि अपनी कमिटमेंट को बढ़ाना, अपनी कमिटमेंट बढ़ाना जो प्रीवियस डिसीजन ले लिया है उसके ऊपर। और इवन के अगर ये भी पता चल जाए कि इस बात का सबूत भी मिल जाए कि वो डिसीजन गलत हो सकता है, उसके बावजूद भी अपनी कमिटमेंट बढ़ाना प्रीवियस डिसीजन से, अपने डिसीजन पे कायम रहना, तो उसको हम कहेंगे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट।
नाउ दी नॉन रेशनल मॉडल। अब नॉन रेशनल मॉडल्स आपके सामने मौजूद है, जिसमें पहला है सेटिस्फाइसिंग मॉडल। तो सेटिस्फाइसिंग मॉडल में क्या होता है, मैनेजर जो है वो अल्टरनेटिव की तलाश में रहता है जब तक वो एक ऐसा अल्टरनेटिव ना ढूंढे जो सेटिस्फैक्ट्री दिखाई दे, यानी सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है उसको, रेदर देन सीकिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन। यानी कि ऑप्टिमल डिसीजन के बजाय, ये सोचने के बजाय कि बहुत ज़्यादा मेरा डिसीजन जो है वो बहुत बेहतर हो, वो सेटिस्फाइड डिसीजन को ही सर्च कर रहा होता है। सो सेटिस्फाइसिंग जो मॉडल होता है उसमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उसमें लिमिटेड सर्च होती है, जारी बात है सर्च की लिमिटेशन है। सर्च ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, और इनएडिकेट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जो एडिकेट नहीं होती, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायस होती है, उसके अंदर तरफदारी होती है जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही होती है। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन में मेकिंग में टाइम कंस्ट्रेंट होती है, टाइम की भी जारी बात है कमी होती है, ज़रूरी नहीं है टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और लिमिटेड एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए तमाम फैक्टर को, काबिलियत जो है उसकी भी जारी बात है, एक लिमिटेशन है उसकी, और इनएडिकेट बेस होती है इन्फॉर्मेशन की, लिमिटेड मेमोरी होती है डिसीजन मेकर की, जारी बात है भूलना भी, लोग भूल जाते हैं कई सारी चीज़ें, और पुअर परसेप्शन होता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। जो फैक्टर्स होते हैं कंसिडर किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनका पुअर परसेप्शन होता है, उनके बारे में ख्याल जो है वो पुअर होता है। सो दूसरा मॉडल है नॉन रेशनल में इंक्रीमेंटल। अब इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो रिड्यूस करता है प्रॉब्लम को एटलीस्ट एट अ टॉलरेबल लेवल, उस लेवल तक जो एक टॉलरेबल लेवल है उस लेवल तक जो है प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। और रबिश बिन मॉडल में जो है मैनेजर बिहेव करता है रैंडम, वर्चुअली ना रैंडम वे में बिहेव करता है जब वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन ले रहा होता है। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन तो आपको बताया जा चुका है क्या होता है, लेकिन जब नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है तो आप उसमें होता है क्या, अक्सर आप इस तरह के मॉडल में ये है कि अगर आप मैनेजर से जाके पूछेंगे कि भाई आपने डिसीजन क्यों लिया, तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन असल में उसने जो डिसीजन लिया होता है वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लिया होता है, अपनी इंट्यूशन की बुनियाद पे लिया होता है, सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, सिक्स सेंस, उसकी बुनियाद पर डिसीजन लिया होता है मैनेजर ने। अब आपके सामने एमडी डायरी मौजूद है, एमडी डायरी से एक और सफ़ा यहाँ पे दिया गया है, कुछ इसको पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू थिंक दैट मोस्ट डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड इन द टीम एनवायरनमेंट। यानी कि मैं ये सोचना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम इन्वायरमेंट में होते हैं। आई से दिस while realizing that there always remains the need for a final point of arbitration। मैं कहना चाहूँगा ये रियलाइज़ करते हुए कि हमेशा ही कोई ना कोई जो है वो ज़रूरत रहती है फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन की। एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट रेस्ट विद मी, और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी however generally decisions are not reached unilaterally। जनरली तौर पर डिसीजन जो है वो यूनिलेटरली नहीं पहुंचते, बट थ्रू द ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन, जिनको अंदर, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, ग्रोथ वगैरह में। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ फायदे भी हैं और डिसएडवांटेज है जब पूरा ग्रुप डिसीजन लेता है। फायदा ये कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन नुकसान ये कि टाइम भी इसमें लगता है ज़्यादा। और फायदा ये कि ज़्यादा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, ज़्यादा चॉइसेस है। नुकसान ये कि डिलेज और इल फीलिंग प्रॉब्लम है, यानी कि देर से डिसीजन होंगे और फिर इल फीलिंग भी होगा। फायदा ये कि इंक्रीजेस सोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। जो सोल्यूशन है, हल आया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस जो है उसमें इजाफा होता है। और नुकसान ये कि डोमिनेशन बाय इंडिविजुअल्स होता है। कुछ लोग जो उससे ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं, तो बोलना तो उनकी आदत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डिसीजन अच्छा ले रहे हो, तो बोलने की वजह से उनका जो भी वो डिसीजन होता है वो माना जा रहा होता है। हालांकि ना बोलने के वाले जो है ज़्यादा अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बोलने वाले ज़्यादा हैं वो उनके डिसीजन जो है वो लिया जा रहा होता है, तो उसी वजह से डोमिनेशन हो जाती है बाय इंडिविजुअल्स। और फ़ायदा एक इसका ये भी है कि बिल्ड मेंबर्स नॉलेज एंड स्किल बेस। नॉलेज जो है वो मेंबर्स जो लोग हैं ग्रुप के, उनके नॉलेज में भी इजाफा होता है और उनके स्किल के अंदर भी इजाफा होता है। और आखिरी जो नुकसान है इसका वो है ग्रुप थिंक का रिस्क बढ़ जाता है। ग्रुप थिंक से मुराद ये लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रुप डिसीजन में 4 MBA हैं और 2 इंजीनियर हैं, तो जो 4 MBA हैं उनका एक अपना ग्रुप बन गया। वो चाहेंगे कि हमारा MBA वाला डिसीजन माना जाए, इंजीनियर वाला डिसीजन ना माना जाए। हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्रोडक्शन के अंदर तो जाहिर बात है इंजीनियर एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है MBA के मुकाबले में। तो ये होता है, तो
वहाँ पे इस तरह की ग्रुप थिंकिंग भी होती है। एमबीए वालों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, इंजीनियर्स ने अपना ग्रुप अलग बना लिया, तो इस तरह की ग्रुप थिंकिंग भी हो जाती है। सो एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए जो 4 आपके सामने टेक्निक्स दिखाई जा रही हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक एंड सिनेरियो एनालिसिस, इनकी डिटेल जो है वो अगले लेसन वाले हिस्से में आएगी। अब है लेक्चर नंबर 19, जिसमें सेशन नंबर 18 का थोड़ा रिकैप है। सो एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है। जो पहली टेक्निक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, दूसरी है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की, तीसरी है डेल्फी टेक्निक और उसके बाद है सिनेरियो एनालिसिस। सो क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, सो क्रिएटिविटी क्या है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर डेवलप किया जाता है एक आइडिया को, एक कॉन्सेप्ट को, कम्युनिटी को, या फिर डिस्कवरी की जाती है एंड व्यूड एज अ नोवेल बाय इट्स क्रिएटर और टारगेट ऑडियंस। और ये सब जो कुछ होता है ये बिल्कुल ही नोवेल होता है, यानी कि बिल्कुल नया होता है, ऐसी चीज होती है जो पहले इससे कभी नहीं होती। तो इसका जो क्रिएटर या टारगेट ऑडियंस होती है इसको बिल्कुल देखता है कि ये बिल्कुल नई चीज है, तो इसी चीज को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नाउ द क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इन योर क्लास, अब आपने अपनी क्लास के अंदर भी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके दरमियान ही या इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, यानी कि कुछ आइडियाज लेकर आने हैं। आपने सोचना है कि व्हाट फीचर्स वुड यू लाइक कार्स टू हैव 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 10 साल बाद कार्स में, गाड़ियों में आप कौन से फीचर्स देखना चाहते हैं। वैसे भी पाकिस्तानी गाड़ियां जो है वो फीचर्स के हिसाब से बहुत पीछे हैं, तो आपने सोचना है कि 10 साल बाद आप कौन से फीचर्स देखना चाहते हैं। उसके अलावा व्हाट न्यू अप्रोचेस कुड रिसेंट ग्रेजुएट्स यूज इन गेटिंग बेटर जॉब्स, और कौन सी नई अप्रोचेस जो है वो रिसेंट ग्रेजुएट्स जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो यूज कर सकते हैं बेटर जॉब्स हासिल करने के लिए। अब ये दूसरी वाली जो क्वेश्चन है ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और अब देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर क्रिटिसिज्म को रूल्ड आउट किया जाता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई क्रिटिसिज्म नहीं आता, कोई भी आइडिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो होता है कि तमाम आइडियाज को वेलकम किया जाता है। ये नहीं होता कि कोई आइडिया खराब लग रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जाए या उस पर क्रिटिसाइज किया जाए। इसके अलावा क्वांटिटीज वांटेड होती है, यानी जितने ज्यादा आइडिया होंगे उतना ज्यादा बेटर समझा जाता है। एंड द कॉम्बिनेशन एंड सॉर्ट्स एंड इंप्रूवमेंट आर सॉर्ट, और कॉम्बिनेशन और इंप्रूवमेंट की सॉर्ट की जाती है। नाउ द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, अब नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? इसके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी इनहेंस की जाती है और डिसीजन मेकिंग भी, यानी बढ़ाई जाती है, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ाया जाता है। किस तरीके से? इंटीग्रेट करते हुए इंडिविजुअल्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जो इंडिविजुअल्स अलग अलग काम कर रहे हैं उन्होंने जो वर्क किया है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है ग्रुप इंटरेक्शन के लिए और डिस्कशन के लिए, और वोटिंग की जाती है बेस्ट आइडिया के लिए या रैंकिंग के लिए। नाउ द 3 स्टेप्स ऑफ डेल्फी टेक्निक, अब डेल्फी टेक्निक जो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक क्वेश्चनियर बना के एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप को भेज दिया जाता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप ने उसका आंसर देना होता है। फिर उसके बाद जो वो आंसर देते हैं उसकी समरी प्रिपेयर कर ली जाती है। जो पहली समरी प्रिपेयर की जाती है वो समरी ऑफ दी फर्स्ट राउंड कहलाई जाती है, और फिर उस दोबारा समरी को वापस भेजा जाता है। तो फिर एक और जब दोबारा समरी को भेजा जाएगा तो दोबारा उससे आंसर आएंगे, तो फिर उसके बाद जो दोबारा आंसर आए उनकी भी समरी बनाई जाती है, वो कहलाई जाती है समरी ऑफ द सेकंड राउंड। नाउ द रीजंस फॉर यूजिंग सिनेरियो, अब सिनेरियोस यूज करने का क्या रीजंस है? सिनेरियोस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी अगेंस्ट विच टू इवैल्यूएट स्ट्रेटजीज। सिनेरियोस जो होते हैं क्या कहते हैं? प्रोवाइड करते हैं एक वाइड रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज की पॉसिबिलिटीज जिसके अगेंस्ट जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है स्ट्रेटजीज को, और ये प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड विजन जो है पॉसिबल इवेंट्स का, जो मुमकिन तौर पे इवेंट्स जो इवेंट्स हो सकते हैं उनकी भी। और इसके अलावा टू असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, ये असिस्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने में उन इवेंट्स को जो वारंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान। कॉन्टिजेंसी प्लान वो प्लान होता है जिसमें ये होता है सिचुएशन की अगर ये हुआ तो मैं ये कर लूंगा। नाउ द डेविल्स एडवोकेसी, अब डेविल्स एडवोकेसी क्या है? ये भी एक टेक्निक है। इसमें डेविल एडवोकेट को असाइन किया जाता है। अब क्या है इसका पूरा प्रोसेस? अब इसमें होता है कि जनरेट किया जाता है पोटेंशियल सोल्यूशन, कोई भी एक सोल्यूशन जो है वो जनरेट किया गया, उसको सोचा कि ये मुमकिन सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। उसके बाद एक डेविल्स एडवोकेट को असाइन किया जाता है जो क्रिटिसाइज करेगा। उसको असाइन ही इसी काम के लिए किया जाता है कि वो गलतियां निकाले, वो जो है क्रिटिसाइज करे, वीकनेस ढूंढे। उसके बाद जो डेविल्स एडवोकेट होता है वो अपने क्रिटिक पेश करता है, जो भी उसको क्रिटिसिज्म होते हैं सोल्यूशन के की डिसीजन मेकर। अब जब वो डेविल्स एडवोकेट क्रिटिसाइज करता है तो उसके बाद जो प्रेजेंट क्रिटिक ऑफ द सॉल्यूशन, जो क्रिटिक्स होते हैं जितने भी डेविल्स एडवोकेट के, उसको वो सारे जो क्रिटिक होते हैं वो की डिसीजन मेकर्स को पेश किए जाते हैं कि ये क्रिटिक्स सामने आ रहे हैं,
इस सोल्यूशन के। उसके बाद फिर गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब क्रिटिक्स पेश करने के बाद की डिसीजन मेकर को उस पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हासिल की जाती है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हम चेंज करेंगे या यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे जो ओरिजिनली प्रपोज सोल्यूशन था। यानी डेविल्स एडवोकेसी से पहले जो सोल्यूशन हमने निकाला, डेविल्स एडवोकेट से पहले, क्या उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, नहीं करेंगे, या उसको यूज नहीं करेंगे। तो असल में डेविल्स एडवोकेसी का मकसद ही ये होता है कि हम डेविल्स एडवोकेट के जरिए क्रिटिसाइज करवाते हैं ताकि जो भी गलतियां हो सकें या खामियां हो सकें सोल्यूशन के अंदर या प्लान के अंदर, उसको हम पकड़ सकें। नाउ द डेमिंग साइकिल, अब डेमिंग साइकिल में क्या होता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो प्लानिंग की उसके मुताबिक किया, फिर चेक किया जाता है कि जो प्लान है उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर एक्ट किया जाता है। और एडजस्टमेंट की अगर कहीं पे जरूरत होती है तो वहाँ एडजस्टमेंट भी की जाती है। ये प्लानिंग साइकिल चलता रहेगा इसी तरह, लेकिन जहाँ जब भी कभी एडजस्टमेंट की जरूरत आए तो एडजस्टमेंट करना पड़ती है। अगर प्लानिंग हमने बनाते वक्त स्टैंडर्ड हाई रख लिया था कि अचीव ही नहीं हो रही जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड लो कर देंगे थोड़ा, और अगर स्टैंडर्ड कम है तो फिर स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगे। तो ये जो है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की साइकिल चलता रहता है पूरा। नाउ द क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, अब क्रिएटिविटी रिक्वायर्स बोथ कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है, कन्वर्ज होकर सोचना, यानी कि अटेम्प्टिंग टू मूव लॉजिकली टू अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी कि लॉजिकली तौर पे मूव करना प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, नए वेज को जनरेट करना ऑफ व्यूइंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखने के लिए, एंड सीकिंग नोवेल अल्टरनेटिव। नोवेल अल्टरनेटिव से मुराद बिल्कुल नए, नोवेल का मतलब ऐसे अल्टरनेटिव जो बिल्कुल नए हो, अल्टरनेटिव उनकी तलाश करना। नाउ दी क्रिएटिविटी रिक्वायर्स बोथ, सो वर्टिकल थिंकिंग, अब वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है, स्टेप वाइज भी होती है, सिक्वेंशियल भी होती है, और रैशनल स्टाइल भी होती है। और एक होती है लेटरल थिंकिंग, ये भी स्टेप वाइज होती है लेकिन सिक्वेंशियल नहीं होती। वर्टिकल और लेटरल में फर्क ही है कि वर्टिकल जो है वो स्टेप वाइज भी है, सिक्वेंशियल भी है, और रैशनल भी है, जबकि लेटरल जो है स्टेप वाइज जरूर है लेकिन सिक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं होती है। और लेटरल थिंकिंग की जब बात हो तो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का नाम आता है। नाउ द इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, अब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है, ये एक डिसीजन मेकिंग का सबकॉन्शियस प्रोसेस है, और ये बेस करता है एक्सपीरियंस के ऊपर और एक्यूमुलेटेड जजमेंट के ऊपर। पहले जितने भी एक्सपीरियंस गुजर चुके हैं, पास्ट में जितने भी माजी में जो भी एक्सपीरियंस गुजरा है, उन बुनियादों के ऊपर जो डिसीजन किया जा रहा होता है वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है। सो नाउ द प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स, अब इसमें क्या होता है कि डिसीजन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स को यूज करते हुए। अब है लेक्चर नंबर 20, जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 19 का। सो मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च, अब इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी सॉरी इंक्रीजिंग की जाती है डिसीजन इफेक्टिवनेस, यानी कि डिसीजन की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स को यूज करते हुए। सो नाउ दी प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स में अब ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट असेसिंग के लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, फोरकास्टिंग है, बेंचमार्किंग है, रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए बजटिंग है, स्केड्यूलिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग है, और कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और सिनेरियो एनालिसिस है। सो एक एक करके देखते हैं। असेसिंग एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे स्कैनर से स्कैन करके स्क्रीनिंग की जाती है, इसी तरह से इसमें स्क्रीनिंग की जाती है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की। और इन्फॉर्मेशन की स्कैनिंग क्यों की जाती है, ताकि एंटिसिपेट किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही है उसको एंटिसिपेट करना और उसको इंटरप्रेट करना, यानी अंदाजा लगाना इस बात का कि क्या क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में आ सकती हैं। और शॉर्ट एनालिसिस, अब जो शॉर्ट एनालिसिस होता है इसमें 4 चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं। नाउ द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, अब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से उनके एक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके एक्शन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कोई राइवल प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट की सेल भी कम हो सकती है। फोरकास्टिंग, अब फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन करना। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो यही चीज दी गई है कि प्रिडिक्शन करना जो भी चेंजेस कंडीशन है, जो कंडीशन में चेंजिंग आएगी उसके बारे में, और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, और ऐसे फ्यूचर इवेंट्स या कंडीशन जिससे क्या होगा उनके अंदर चेंज आने से वो इफेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को वो इफेक्ट करेगी।
सो फोरकास्टिंग मेथड्स आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह के मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग के, एक तो क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है और जजमेंटल है। सो द क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, ये नाम से पता चला क्वांटिटेटिव है, यानी क्वांटिटी की बात होगी तो ये रिलाई करता है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, जो नंबर्स का डेटा होता है, और मैथमेटिकल मॉडल्स का, ताकि प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर कंडीशंस को। और क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास टाइम सीरीज मेथड और एक्सप्लेनेटरी या कोजल मेथड है। तो टाइम सीरीज मेथड में क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया जाता है, जो पास्ट में चीजें होती हैं उनका जो डेटा होता है उसको यूज किया जाता है और उसी से फ्यूचर को प्रोडिक्ट किया जा रहा होता है, यानी उसकी फोरकास्टिंग की जा रही होती है। और एक्सप्लेनेटरी या कोजल मेथड जो है ये फोकस करता है मेजर वेरिएबल्स के ऊपर। इसमें कई सारे वेरिएबल्स होते हैं और एक वेरिएबल कॉज करता है चेंज इन अनदर कॉज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आती है, इसी वजह से इसको कोजल मेथड कहा जाता है, क्योंकि एक वेरिएबल कॉज कर रहा है चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। एंड दी क्वालिटेटिव और टेक्नोलॉजिकल, अब ये जो टेक्नोलॉजिकल मेथड है इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है और रिलाई किया जाता है क्रिएटिविटी के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर, एक्सपर्ट नॉलेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे आज से 100 साल या उससे भी थोड़ा ज़्यादा पहले जब नई नई गाड़ियाँ आई थी तो जो मैन्युफैक्चरर था गाड़ियों को बनाने वाला, कार को बनाने वाला, उसका कहना था कि मैं सिर्फ ब्लैक कलर की गाड़ी बेचूंगा। लेकिन अब इस दौर में कोई ये बात करे तो इस दौर में कोई ऐसे शख्स से गाड़ी नहीं खरीदना चाहेगा जो ये बोले कि मैं सिर्फ ब्लैक में बेचूंगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो इस टेक्निक के अंदर इसी बात को प्रिडिक्ट किया जाता है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आएंगी, उसके अंदर क्या क्या ट्रेंड जो है वो चेंज होता जाएगा। नाउ दी जजमेंटल, अब जजमेंटल क्या होता है, ये रिलाई करता है इंडिविजुअल जजमेंट्स के ऊपर और कमिटी एग्रीमेंट के ऊपर अबाउट फ्यूचर कंडीशन। अब डॉक्टर भी जो है वो इंडिविजुअल जजमेंट करता है, जब कभी भी कोई सर्जरी वगैरह करे वो भी एक इंडिविजुअल जजमेंट करता है अपनी पास्ट जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं उस बुनियाद के ऊपर। इसके अलावा कमिटी एग्रीमेंट भी होता है इसमें, डॉक्टर खुद भी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो खुद सारी जजमेंट कर रहा हो, बल्कि एक तरह की कमेटी भी बन सकती है जज करने के लिए कि क्या सर्जरी के बाद क्या हो सकता है। तो इसमें भी यही होता है कि एक इंडिविजुअल जजमेंट भी होती है और एक कमेटी एग्रीमेंट, पूरी की पूरी कमेटी एक चीज़ पे एग्री हो जाती है फ्यूचर कंडीशंस के ऊपर। नाउ द बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सर्च करना अमंग दी कॉम्पिटिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जहाँ कहीं भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बेहतर से बेहतर जहाँ पे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है और अपने कस्टमर को भी बेहतरीन सर्विस दे रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, तो उसको सर्च किया जाता है। जाहिर बात है सर्च इसीलिए किया जाएगा ये अंदाज़ा करने के लिए कि कहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर उसको भी फॉलो किया जा सके। सो फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब एलोकेटिंग रिसोर्सेज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो है बजटिंग की टेक्निक, स्केजुलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग। बजटिंग में क्या होता है, बजट जो है वो आपको पता ही होगा बजट क्या होता है वैसे तो, लेकिन बजट की अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल प्लान है, इसमें भी नंबर्स होते हैं शामिल। हमेशा जब भी बजट बनता है तो नंबर्स में ही बनता है, ऐसा नहीं होता कि बजट जो है वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर बन रहा हो, ऐसा नहीं होता। सो न्यूमेरिकल प्लान होता है और इसके अंदर एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को, कौन कितने रिसोर्सेज कहाँ होंगे, और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए कौन सा रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज होने चाहिए और स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, यानी एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर। अब है लेसन नंबर 21, जिसमें सेशन नंबर 20 का थोड़ा रिकैप है। सो एलोकेटिंग रिसोर्सेज करने के लिए बजटिंग, स्केजुलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक यूज होती है। बजटिंग क्या है, बजट जो एक न्यूमेरिकल प्लान होता है, नंबर्स का प्लान होता है जिसको बनाया जाता है रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए, कि रिसोर्स को एलोकेट किया जाए और किस लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए और स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक खास एक्टिविटीज़ के लिए, एक कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, एक खास पीरियड के अंदर, जैसे एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर। नाउ दी स्केजुलिंग, स्केजुलिंग में क्या होता है कि स्केजुअल बना लिया जाता है, एक्टिविटीज़ का स्केजुअल बना लिया जाता है, जिस तरह से टाइम टेबल एक होता है एग्जाम्स का या किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, तो इसी तरह से इसमें भी एक स्केजुअल बना लिया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किस ऑर्डर में करनी है और वो कब कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसी को हम स्केजुलिंग कहते हैं। और स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास गैंट चार्ट्स की जो टेक्निक है ये यूज़ होता है, एक ये यूज़ होता है इसमें गैंट चार्ट जो है ये हेनरी गैंट ने दिया है, इससे जो है वो
ये शो करता है एक्चुअल और प्लान्ड आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें हम बार्स बनाते हैं, बार्स, इसको बार चार्ट भी कहा जाता है, बार्स बना ली जाती हैं और जो है जाहिर बात है ये शो किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे प्लानिंग लिखा, वाई एक्सिस में प्लानिंग लिखा और एक्स एक्सिस में बार बना ली। अब वो बार जो है वो शो करेगी टाइम टेबल के ऊपर, सॉरी कैलेंडर के ऊपर ये शो करेगी कितने दिनों में वो एक्टिविटी कंप्लीट होनी है। अब जो प्लानिंग की एक्टिविटीज है उसको हमने बार से शो कर दिया कि वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से बार्स के थ्रू एक्टिविटीज को शो किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिनों में कंप्लीट होगी। दूसरी है ये पर्ट नेटवर्क की, ये भी स्केड्यूलिंग के लिए यूज की जाती है। ये फ्लो चार्ट की तरह एक डायग्राम होती है जो सीक्वेंस शो करती है एक्टिविटीज का, जिन एक्टिविटीज की को कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है। नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है उन एक्टिविटीज को, एंड द टाइम और कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच, और कितना पैसा और जो कॉस्ट है और टाइम है उसके साथ जुड़ा होता है। नाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस सिंपल वर्ड में कहा जाए तो उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, जहां पे टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी ना इसमें प्रॉफिट है ना इसमें लॉस होगा। उस सिचुएशन को ब्रेक इवन कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये मैथमेटिकल टेक्निक है जो सॉल्व करती है रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को, रिसोर्सेज की जो एलोकेशन प्रॉब्लम है उसको टेक्निक सॉल्व करती है। ये इस प्रोग्राम किया जाता है एक तरह से। So now the contemporary planning techniques, so प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस। अब प्रोजेक्ट क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं। प्रोजेक्ट आपको पता है, वैसे ही आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपने फ्रीलांसिंग की हो या उसके बारे में आपको पता हो तो। सो प्रोजेक्ट में होता क्या है कि वन टाइम ओनली सेट ऑफ एक्टिविटी, एक बार की ही सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, उनका डिफिनेट एक बिगिनिंग टाइम होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है टाइम के, कब ये शुरू होंगी और कब वो खत्म होती हैं। और जाहिर बात है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो टास्क होता है वो यही होता है कि प्रोजेक्ट को वक्त पे किया जाए, जो भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज उनको वक्त पे किया जाए, विद इन बजट किया जाए, इनकी जितना बजट है उससे ज्यादा में हो रहा है, एक तरफ तो टाइम पे हो बजट के मुताबिक, और जो भी स्पेसिफिकेशंस है कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये तमाम चीज़ों को करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 साल लगने चाहिए उसको 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ये क्यों है? इसी वजह से क्योंकि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत खराब है इस वजह से। सो सिनेरियो एनालिसिस। अब सिनेरियो एनालिसिस क्या है? कंसिस्टेंट व्यू है ऑफ व्हाट फ्यूचर इज लाइक टू बी, यानी कि फ्यूचर किस तरीके का होगा, इस बात को देखना कि फ्यूचर किस तरीके से होगा, डेटा की मदद से, जो भी डेटा मौजूद है उसकी मदद से इस बात को देखना कि फ्यूचर कैसा होगा, इसको हम कहेंगे सिनेरियो एनालिसिस। अब है अदर मेथड्स। अब अदर मेथड्स में जो पहला मेथड्स है वो है क्यूइंग। क्यूइंग के अंदर क्या होता है, क्यू होती है, जिस तरह से क्यू होती है अक्सर आपने देखी होगी लाइनें जिस तरह से लगती है, तो इसमें भी वैसी ही क्यू होती है। और दूसरा मॉडल है साइमुलेशन मॉडल्स। साइमुलेशन मॉडल में क्या होता है कि साइमुलेशन का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से वर्चुअल रियलिटी है उसमें साइमुलेशन होती है कि जो चीज़ असली लग रही होती असली नहीं है, लेकिन वो एक असली चीज़ का एक मॉडल बनाया हुआ होता है, तो उसको साइमुलेशन कहा जाता है। और तीसरा है डिसीजन ट्रीज। अब डिसीजन ट्रीज में एक ट्री की तरह सोचते हैं और डिसीजन लिए जाता है, एक ट्री बना देते हैं कि अगर ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं, इसी तरह करते करते एक फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, उसका एक बाकायदा पूरा एक ट्री बन जाता है, तो उसको डिसीजन ट्रीज कहा जाता है। अब है लेक्चर नंबर 22, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान। मैनेजर्स जो है प्लान क्यों करते हैं? सो पर्पसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, क्या क्या पर्पसेस हैं? तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शन है जो बेस को, बुनियाद को इस्टेब्लिश करता है दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। तो एक बुनियाद प्रोवाइड करता है प्लानिंग जो है दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। अगर पॉलका के पर्सपेक्टिव में हम प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग प्लानिंग के लिए भी की जाती है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी की जाती है, प्लानिंग लीडिंग के लिए भी की जाती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए भी की जाती है और प्लानिंग एश्योरेंस के लिए भी की जाती है। दूसरा पर्पस ये होता है कि प्लानिंग जो है वो एस्टेब्लिश करती है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, यानी एफर्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, यूनिफिकेशन होती है। और प्लानिंग जो है वो रिड्यूस कर देती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से मतलब गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो रिड्यूस कर देती है, उसके अंदर कमी आ जाती है प्लानिंग करने से। और प्लानिंग से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज में भी कमी आ जाती है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी बार बार नहीं होगी, एक ही एक्टिविटी को दो लोगों नहीं करेंगे,
ये सब प्लानिंग की जाएगी कि इस तरह से प्लानिंग की जाएगी कि एक एक्टिविटी एक ही शख्स करेगा और एक ही बार होगी, और वेस्टफुल जितनी भी फजूल किस्म की एक्टिविटीज हैं उनमें भी कमी आती है। और प्लानिंग से ही स्टैब्लिशेस यानी कि गोल्स सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड यूज किए जाते सेट किए जाते हैं जो कि कंट्रोलिंग के अंदर यूज होते हैं। कंट्रोल करने के लिए जारी बात है गोल्स और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और वो प्लानिंग के थ्रू ही सेट किए जाते हैं। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, जनरली स्पीकिंग अगर हम कहें तो प्लानिंग जो है फॉर्मल प्लानिंग एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है किससे, हायर प्रॉफिट्स के साथ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स के साथ, और हायर रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ, यानी बहुत ज्यादा रिटर्न होना एसेट्स के ऊपर। सो व्हाई डू मैनेजर प्लान, अब जो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जो क्वालिटी ऑफ प्लानिंग और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, दोनों चीज़ें अगर होंगी किसी भी प्लानिंग में कि एक तरफ तो प्लानिंग जो हो रही है वो क्वालिटी वाली प्लानिंग हो, एक अच्छी प्लानिंग हो, और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया जाए तो उससे ही सक्सेस आएगी। एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो अंडरमाइन कर सकता है इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मल प्लानिंग, यानी अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का एनवायरनमेंट होता है। तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें थ्रेट है या कोई ऐसी चेंजेस आ रही है तो उससे होता क्या है कि वो जो भी प्लानिंग की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो असर होता है उसके असर को वो वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये भी हो सकता है। और प्लानिंग परफॉर्मेंस रिलेशनशिप इज इन्फ्लुएंस बाय द प्लानिंग टाइम फ्रेमवर्क, और प्लानिंग की परफॉर्मेंस जो होती है उसका असर इससे भी पड़ता है, टाइम फ्रेम से भी पड़ता है, यानी कि एंड टाइम पे जो प्लानिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। प्लानिंग एडवांस में करना जरूरी है, अगर एडवांस में प्लानिंग होगी तो ही इफेक्टिव होगी, एंड टाइम की प्लानिंग काम नहीं आ पाएगी। सो व्हाट इज प्लानिंग, सो प्लानिंग क्या है, इट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी गोल्स को डिफाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल हैं, और ना सिर्फ डिफाइन करना बल्कि एक स्ट्रेटजी डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना उस गोल को अचीव करने के लिए, और डेवलप करना कॉम्प्रिहेंसिव सेट्स ऑफ प्लान, यानी पूरा सेट ऑफ प्लान का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान को डेवलप करना, इंटीग्रेट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को। सो प्लानिंग क्या है, दोबारा दिया हुआ है, प्लानिंग का मतलब है चूजिंग अ गोल, एक गोल को चूज करना कि हमारा गोल क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या, हमारी मंजिल क्या है, और स्ट्रेटजी को डेवलप करना उस गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, इससे एक डायरेक्शन पता चलती है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। परसिस्टेंस रहते हैं, यानी कि स्टडी एंड स्लो विन, यानी कि अब परसिस्टेंस का मतलब कंटिन्यूटी समझ लें, लगातार कोशिश करते रहना किसी भी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आपने कहानी सुनी होगी कि कछुए की और खरगोश की रेस होती है और उसमें जो है कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो लगातार चलता रहता है, जबकि खरगोश जो होता है वो सोचता है कि मैं आराम कर लूँ, और वो आराम करने की वजह से जो है वो इतना पीछे रह जाता है कि जब उसको पता चलता है कि रेस जो है उसने मतलब अब वो रेस जो है वो पूरी करे तो उस दौरान ही कछुआ जीत चुका होता है। तो ये भी मिसाल उसी एग्जाम्पल की तरह है कि परसिस्टेंसी मिलती है प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को, यानी लगातार जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है और अपने गोल को अचीव करती है, और जो भी उसने अचीव करना होता है। इंटेंसिफाइड एफर्ट, अब इंटेंसिफाइड एफर्ट का मतलब ये कि अब एक स्टूडेंट जो है वो, तमाम स्टूडेंट ही तकरीबन कोई ना कोई एफर्ट लगाते हैं, कुछ कम लगाते हैं कुछ ज़्यादा लगाते हैं। तो अब एक खास एक एनफ एफर्ट लगाई है या नहीं, तो ये होता है असल चीज होती है, जिस स्टूडेंट ने एनफ एफर्ट लगाई होती है जाहिर बात है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो एनफ से जितना नीचे जाते हैं उतना उनका रिजल्ट खराब होता जाता है। तो एनफ एफर्ट है या नहीं, ये चीज जो है इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी एनफ एफर्ट है या नहीं, इसके बारे में पता चलता है, प्लानिंग से ही पता चलता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस एफर्ट की उसकी शिद्दत जो है कितनी है। एंड क्रिएशन ऑफ टास्क स्ट्रेटजीज, टास्क से रिलेटेड स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जो प्लान होते हैं वो भी प्लानिंग के थ्रू बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट के अंदर मिसाल लें तो कौन सा बैट्समैन कितने नंबर पे जो है वो बैटिंग करेगा जाके, तो ये सब जो है वो टास्क स्ट्रेटजीज होती हैं। सो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग के जो फंक्शन है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को, मुस्तकबिल की, और एक्सप्लोर किया जाता है, ढूंढा जाता है और अवॉइड किया जाता है फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को, और डेवलप किया जाता है कोर्सेज ऑफ एक्शंस, यानी कई सारे एक्शन, एक्शन वन ये, एक्शन टू ये, अगर ये एक्शन काम नहीं किया तो दूसरा एक्शन। और अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, समझा जाता है कि रिस्क को और अनसर्टेनिटीज को, यानी गैर यकीनी सूरत हाल को, जो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ जुड़ी होती है। सो हाउ डू मैनेजर प्लान, द रोल ऑफ प्लान, गोल्स एंड प्लान इन प्लानिंग, गोल्स और प्लान का क्या रोल है प्लानिंग के अंदर। सो डिजायर्ड आउटकम्स,
सो प्रोवाइड डायरेक्शन, गोल्स क्या होता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन तमाम डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए, और रिप्रेजेंट करता है ये हमें क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट जो है एक्चुअल वर्क अकम्पलिशमेंट जो है वो मेजर की जा सकती हैं, उनको नापा जा सकता है। एंड प्लान, प्लान क्या करता है, आउटलाइन करता है कि किस तरह से गोल जो है मीट होंगे, किस तरह से गोल पूरे होंगे हमारे। सो वेल डिजाइन गोल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खासियत हैं। ये गोल जो है वो रिटर्न लिखा होना चाहिए आउटकम की टर्म में, इसको मेजरेबल जाना चाहिए, और क्वांटिफाइबल हो, ऐसा हो जिसको नापा जा सके, और क्वांटिफाइबल हो नंबर्स में यानी कि, और ये क्लियर होना चाहिए एज टू अ टाइम फ्रेम, यानी कितने टाइम में गोल पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट की मिसाल लें तो ओडीआई या वनडे, सॉरी ओडीआई या टी20 जो मैच है, जाहिर बात है उसमें खेलने का के लिए ऐसा ही मैच होना चाहिए जो एक दिन या उससे भी कम में पूरा हो जाए, जबकि जो टेस्ट मैच है जाहिर बात है वो कई दिनों तक चलने वाला है। तो अब एक प्लेयर जो टेस्ट का प्लेयर है तो वो जो है जाहिर बात है ओडीआई और टी20 के अंदर वो नहीं खेल सकता, क्योंकि उसका खेलने का स्टाइल ऐसा नहीं है, वो लंबा खेलना चाहता है और उसी हिसाब से वो स्लो खेलता है, जबकि जो ओडीआई और वनडे का प्लेयर है वो तेज खेलना चाहता है, और वो, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी इसी हिसाब से होते हैं कि उनका जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि भाई कितने टाइम में गोल को हमने पूरा करना है, क्या करना है। और गोल जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन अटेनेबल हो, सारी बात है चैलेंजेबल होना चाहिए, इसमें चैलेंजेस आए, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई इम्पॉसिबल किस्म का गोल हो जिसको पूरा ही ना किया जा सके। और रिटर्न डाउन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ये नहीं हो कि लिखा हुआ ही नहीं है गोल कहीं पे। और कम्युनिकेट किया जाए, तमाम लोगों को बताया जाए ऑर्गेनाइजेशन के, जिन जिन लोगों को गोल के बारे में जानना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ गोल, अब गोल के भी टाइप्स होते हैं, तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके बहुत सारे मकासद होते हैं। नो सिंगल मेजर कैन इवेल्युएट वेदर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और नॉट। अब कोई एक तरीका नहीं है कि जिससे ये नापा जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब है या नहीं। सो फाइनेंशियल गोल्स जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं, यानी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। स्ट्रेटेजिक गोल्स जो होते हैं वो दूसरे एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रेटेजिक प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, और ये एस्टेब्लिश करता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, यानी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, और लॉन्ग टर्म किस्म का जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको एस्टेब्लिश करता है, यानी कई सालों का। और दूसरा होता है ऑपरेशनल प्लान। अब जो ऑपरेशनल प्लान होता है ये स्पेसिफाई करता है डिटेल को ऑफ हाउ दी ओवरऑल गोल आर टू बी अचीव, किस तरीके से ओवरऑल गोल अचीव होंगे, और ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 22 तक करवाए गए। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।